तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम सभी को। तो आज का स्वाध्याय का जो हमारा विषय है वो क्रांतिधर्मी साहित्य से है, और आज की जो पुस्तक है वो 21वीं सदी बनाम उज्जवल भविष्य। और आज के वाचनकर्ता और प्रस्तुतिकरण जो है किरण चावला दीदी का है, और दीदी हम लोग के लिए यूएस से उपलब्ध है, और दीदी का बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन रहता है हमारे लिए, एकदम प्रैक्टिकल, और आज के समय में क्या कैसे है उस पर बहुत अच्छा रहता है। तो दीदी से अनुरोध करूंगा ज्यादा समय ना लेते हुए दीदी हम लोग वाचन शुरू कर सकते हैं। दीदी प्रणाम। दीदी जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, सभी का स्वागत। प्रणाम तो दीदी। आज का जो टॉपिक है, जी प्रणाम, जो आज का टॉपिक है वो है सदुपयोग बनाम दुरुपयोग, यही है ना जी? जो भैया ने भेजा है वही। जी 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 दीदी जी जी, तो जो इसके ऊपर बड़ा ही सुंदर है, मैंने इसको पढ़ के देखा। तो सदुपयोग और दुरुपयोग कि हमें जो भी वस्तु दी जाती है हम उसका सदुपयोग करें तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा, उसका दुरुपयोग करें तो क्या परिणाम रहेगा। तो इन दोनों को देखते हैं। तो आचार्य जी लिखते हैं, बात इतने पर ही समाप्त नहीं होती, वरन इससे भी बड़े रूप में सामने आती है। वह है सदुपयोग में से एक के चयन की। स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता का समन्वय जब भी होता है तब एक ही बात सूझ पड़ती है कि जो कुछ जितना जल्दी बटोरा जा सके उससे जितना भी कुछ मौज मजा उठा सकना संभव हो वैसा कर लिया जाए। कि जो स्वार्थपरता, एक तो हम स्वार्थी हो जाते हैं। जब हम स्वार्थ में चले जाते हैं ना, तो जो भी वस्तु हमारे सामने उपलब्ध होती है हम उसको अपने पास उठाना चाहते हैं। कई बार हम बाजार जाके ऐसे शॉपिंग कर लेते हैं, या कोई वस्तु आती है एक के ऊपर एक फ्री, तो हमें नहीं चाहिए एक पर एक फ्री, तब भी हम उसको ले लेते हैं। ये अदूरदर्शिता है कि अदूरदर्शिता और स्वार्थपरता, इन दोनों चीजों को हम देखें। कहते हैं जब भी इनका समन्वय होता है तो जो भी हमें जितना जल्दी हम बटोरना चाहें, जो भी हमें लाभ मिल सके हम उसको लेना चाहिए। तो जो उतावले बचकाने व्यक्ति होते हैं वो ऐसा ही काम करते हैं। वो उपलब्धियों को धैर्य पूर्वक सत प्रयोजनों में खर्च कर सकने की स्थिति में ही नहीं होते। कि वो जो उपलब्धियां हैं उनको एक धैर्य रखें और उनको अच्छे प्रयोजन में खर्च करें, ऐसी स्थिति में ही नहीं है। तो कहते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं, जैसे एक उदाहरण दिया कि जैसे कि सोने का एक अंडा, एक मुर्गी रोज एक अंडा देती थी, तो इतना धैर्य नहीं था कि एक अंडा रोज मिलेगा उसका इंतजार करें, रोज एक अंडा मिलता रहे सोने का, तो उसका हम इस्तेमाल करें जो हमें उपलब्धियां मिल रही हैं। लेकिन उसको क्या किया व्यक्ति ने, उसको एक ही दिन में निकालने की प्रयास किया और उसने उस मुर्गी के पेट को ही चीर दिया। तो क्या हुआ, लाभ के बदले हानि हो गई। इस लाभ होना चाहिए था, उससे जो हमें हानि मिली उसको हम आज समझेंगे कि जो लाभ होने चाहिए थे समाज में, विज्ञान ने इतनी प्रगति की, इतना बुद्धिवाद बना, लेकिन उससे लाभ क्या हुआ, उससे तो हानियां हुई। उसको हम देखें कैसे हम उनसे बचें और कैसे हम आज के समय का सदुपयोग करें। कहते सदुपयोग से किसी भी वस्तु से अपना और दूसरों का हित साधन किया जा सकता है, पर जब उसी का दुरुपयोग होने लगे तो एक ही माचिस की तीली से सारा गांव जल जाने जैसा अनर्थ उत्पन्न होता है। कि अगर एक माचिस की तीली जो है एक यज्ञशाला में अग्नि को प्रज्वलित भी कर सकती है और सबको लाभ दे सकती है, लेकिन एक ही माचिस की तीली जब उसका दुरुपयोग किया जाए तो पूरा गांव जो है धू धू करके जल सकता है। ऐसा ही और बताया कि प्रगतिशील शताब्दियों में पाया तो बहुत कुछ, लेकिन दूरदर्शिता के अभाव में उसका सदुपयोग न बन पा। कि मनुष्य ने जब प्रगति की, चलना सीखा, खड़े होना सीखा, लेकिन उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ, कितने बड़े आज इंटरनेट का आविष्कार हुआ, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज की कमी थी, दूरदर्शिता का अभाव। जब दूरदर्शिता नहीं थी, विवेक नहीं था, तो जो सदुपयोग होना चाहिए था वो ऐसा हुआ कि जो आज हर दिशा में संकटों के घटा टोप गहरा रहे हैं, संकट ही संकट। आज की परिस्थिति में तो हम देख भी रहे हैं कितने संकट आज संसार के ऊपर, पूरे विश्व पर आया हुआ है। कहते हैं यदि शासकों और
धनाढ्यों के हित को प्राथमिकता न मिली होती तो वैज्ञानिक उपलब्धियों ने जनसाधारण का स्तर कहीं से कहीं पहुंचा दिया होता। लेकिन हमने क्या किया, जो शासक वर्ग के लोग हैं उनको बड़ी प्राथमिकता दे दी। कई बार हम देखते हैं शांति कुंज का प्रोग्राम चल रहा है, वहां पर कुछ शासन सत्ता के लोग आ गए तो प्रोग्राम को बीच में रखा है, चाहे वो ईश्वर की आराधना चल रही हो उसको हम रोक देते हैं। क्योंकि ये जो शासन सत्ता के लोग हैं इनके पास समय का अभाव है। भाई नहीं नहीं, भगवान के पास तो समय खाली है, वो तो भगवान खाली बैठे हैं, बाद में पूजा कर लेंगे। लेकिन हमने प्राथमिकता किसको दी, जो धनी व्यक्ति हैं, जो शासक हैं उनको दी। हमने श्रम को प्राथमिकता नहीं दी। कभी हमने किसी फौजी को जिसने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया, देश की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया, उसको बुलाकर हमने कभी अपने प्रोग्राम के अंदर उनका मान सम्मान नहीं किया। जिसने पूरा जीवन श्रम करके अपने परिवार को पाला बढ़ाया, हमने उसका सम्मान नहीं किया। हमें तो नेता पसंद आए, नहीं वो लोग आएंगे और आज हमारा दीप यज्ञ का प्रज्वलन करेंगे, तो हमने प्राथमिकता दी। ये तो एक उदाहरण है दीप यज्ञ के माध्यम से कि हमको दे रहे। हम समाज के अंदर देखें, एक धनी व्यक्ति आएगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे, एक अगर श्रमिक व्यक्ति आएगा तो हम उसको नीची निगाह से बात करेंगे, एक कर्मचारी आएगा तो उस एक जिसको हम निम्न जाति आज की शब्दों में बोल देते हैं तो उनको हम नीचे बिठाएंगे, जबकि उसके श्रम के कारण ही आज हम साफ सुथरे रहते हैं, सफाइयां रहती हैं। लेकिन हमने प्राथमिकता दी किसको, इस बात को देखना। अगर न दी होती तो क्या होती स्थिति कि विज्ञान ने जो उपलब्धियां की, जो साधन सुविधाएं दिए, वो हर व्यक्ति को मिलते। जब बिजली का आविष्कार हुआ तो क्या हर व्यक्ति तक के घर तक बिजली पहुंची? नहीं, धनाढ्यों तक पहुंची, शासकों तक पहुंची। तो कहते ये मशीनीकरण जो हुआ, जो ये प्रगति हुई, ये जो परिवर्तन हुआ, उससे क्या होता, जब मशीनें मनुष्य के कामकाज में हाथ बटाने लगी थी तो उन्हें छोटे आकार का बनाया गया होता, कि इस आकार का बनाया होता कि परिश्रम भी कम लगता, समय भी कम लगता और निर्वाह साधन जुटा लेने का अवसर मिला होता, कि सभी को ये सुविधाएं मिल जाती कि सभी का परिश्रम भी कम लगता और समय भी कम लगता। और जो बचा हुआ समय है उसको हम कहाँ लगाते, कला कौशल में, व्यक्तियों के को अधिक सुयोग्य बनाने में लगाया गया होता। परिणाम क्या होता कि हर जगह खुशहाली होती, कोई बेकार न रहा होता। जबकि हम देखते हैं कि जब भी औद्योगिकरण हुआ, जब बड़ी बड़ी मशीनें आई तो कितनी बेरोजगारी बढ़ी। आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम देखते हैं तो कितने लोग बेकार होने वाले हैं, मालूम कितने। अभी हम लोग देखते हैं टीवी के अंदर जो एडवर्टाइज आ रहे हैं, पहले मॉडल्स किया करते थे, भाई कुछ लोगों को रोजगार मिलता था ना उसके माध्यम से। लेकिन आज एआई के माध्यम से ऐसे बड़े बड़े जो एडवर्टाइज हो रहे हैं उन लोगों की रोजी रोटी भी गई। तो कितने लोगों को हमने ये जो है इसके माध्यम से हमने बेकारी की समस्या को बढ़ाया ही है, कम नहीं किया हुआ। तो कहते हैं कोई बेकार न रहा होता और किसी को ये कहने का अवसर ना मिला होता कि निजी व्यक्तित्व के विकास एवं समाज के बहुमुखी उत्कर्ष में योगदान करने का अवसर ही नहीं मिला। हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। क्यों? हमारे श्रम का दुरुपयोग हो रहा है, समय का और श्रम का। तो इसीलिए आज हम बोल देते हैं बड़ी आसानी से भी समय ही नहीं मिला। एक तो हमारी इच्छा ही नहीं रही और दूसरा हमें अवसर ही नहीं मिला। लेकिन ऋषि बोलते हैं दुरुपयोग तो दुरुपयोग है, उसके कारण अमृत भी विष बन जाता है। विज्ञान के आविष्कारों से जो हमें लाभ मिलना चाहिए था वो भी किसमें गया, हानि की उसमें चला गया। अब देखिए, अगर सुनियोजन की सही परिणति में युग ऋषि क्या लिखते हैं, कहते बड़े शहर बसाने का हमने काम किया, बसाना और उनको बढ़ाना, इसमें जो हमने बुद्धिमत्ता लगाई, यदि अपनी योजनाओं को यदि हमने ग्रामों की ओर उन्मुख किया होता, गांवों को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में यदि हम मुड़ गए होती हमारी बुद्धि, तो अब तक क्या होता कि छोटे छोटे स्वावलंबी और फलते फूलते कस्बे ही दिखाई पड़ते, कि छोटे छोटे जो नगर थे, शहर थे, गांव थे, वो सब स्वावलंबी होते और
कस्बे हैं उसके अंदर विद्यालय होते, उनके अंदर यूनिवर्सिटीज होती, उनको वहां पढ़ने के लिए। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो भाई चलो ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, आज अमेरिका चलते हैं, आज वहां चलते हैं, या बड़े बड़े शहरों की ओर चलते हैं। गांवों के अंदर हमने शिक्षा को, स्वावलंबन को हमने महत्व नहीं दिया। यही बात बोल रहे कि हमने बड़े शहर बसाने की जगह यदि हमने गांवों की ओर ध्यान दिया होता, वहां पर अपनी बुद्धि, अपने प्रयास, अपने धन को लगाया होता, तो ये जो शहरों के अंदर, तो इस समय स्थिति कैसी होती, न शहरों को घिचपिच, गंदगी और विकृतियों का भार वहन करना पड़ता। आज जो है दिल्ली की दुर्दशा हम सबसे छिपी नहीं है। वातावरण के अंदर कितना पोल्यूशन बढ़ गया, वो इसी कारण कि शहर जो है घिचपिच हो गए, गंदगी और विकृतियों का भार बन गए। और दूसरा, गांवों से प्रतिभा पलायन होते जाने के कारण, अब गांवों से क्या थी, प्रतिभा जो थी वो वहां से पलायन होती गई, कि जो बच्चे हैं वो गांव में रहते ही नहीं। आज से हम पीछे चले, 91 के अंदर हम लोग अहमदाबाद गए थे, 3 साल हम लोग वहीं पे रहे। लेकिन हमने देखा 5 परिवार मेरे आसपास थे जिसमें सिर्फ 3 ही बच्चे थे जो हमारे घर में थे, किसी के पास बच्चे नहीं थे। प्रतिभाएं जो हैं वो पलायन कर जाती हैं, क्यों, अधिक धन कमाने के लिए। गांवों से सब बच्चे निकलकर वो कहाँ चले गए, वो शहरों की ओर चले गए। घर में कौन रह गया। अगर गांवों से प्रतिभा पलायन नहीं होती तो खेती को ही यदि उन्नत बना दिया जाता तो आज हम कितने समृद्ध होते। तो बोलते हैं उन्हें गई गुजरी स्थिति में रहने के लिए बाधित ना होना पड़ता। ये बातों को हम समझें। और भी देखिए, कहते हैं यदि युद्धों को निजी या सार्वजनिक क्षेत्रों में समान रूप से अपराध घोषित किया जाता, कि युद्धों को, कि एक एक लेवल पर, कि उनको प्राइवेट लेवल पर या गवर्नमेंट के लेवल पर, कि कोई भी देश यदि युद्ध करेगा तो वो अपराधी कहलाएगा। और दूसरी बात बोली, छोटी पंचायतों की तरह अंतरराष्ट्रीय पंचायतें भी विवादों को सुलझाया करती। तो ये बुद्धिवाद जो है उसको किस तरीके से काम करना था, कि छोटी छोटी पंचायतें जैसे गांव के अंदर जो छोटे छोटे घर के घरेलू झगड़े होते हैं उनको निपटा देती हैं, ऐसे ही हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी पंचायत होती जो विवादों को सुलझा देती। जो भी कोई युद्ध करने की बात करता उसको अपराधी घोषित करता। और जो आयुध हैं, वो आयुध मतलब ये जो जितने तीर, कमान, तलवार, ये सब कुछ शस्त्र आयुध जो हैं वो सीमित मात्रा में पुलिस के पास होते या अंतरराष्ट्रीय पंचायतों के पास ही रहते। ये नहीं कि सामान्य व्यक्ति तक ये आयुध पहुंच गए। तो युद्ध सामग्री बनाने में जो विशाल धन शक्ति और जनशक्ति लगाने के लिए वैसा कुछ न बन पड़ता जैसा कि इन दिनों हो रहा है, कि जो विशाल धन शक्ति और जनशक्ति जो है वो आज जो है सेना में ही खर्च हो रही है। यही जनशक्ति और धन शक्ति यदि शिक्षा के संवर्धन में, उद्योगों के संचालन में, वृक्षारोपण आदि उपयोगी कामों में लगी होती तो युद्ध के निमित्त लगी हुई शक्ति को सृजन कार्य में नियोजित करके इतना कुछ प्राप्त कर लिया गया होता जो अद्भुत और असाधारण होता। जितना भी धन आज सेना के ऊपर खर्च हो रहा है, यदि वो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, उद्योगों के ऊपर, एक व्यक्ति को ऊंचा उठाने के ऊपर लगाया जाता तो आज हम पूरा विश्व कैसा सुंदर होता। तो एक दुखद जो उनकी करुणा है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भी ये देखिए समाज की दुर्दशा, कहते हैं शिक्षा हमने क्यों, भाई क्यों बीए पास करना है। इस पर तो बहुत सुंदर मेरे एकदम से वो होता है कि बेटी की शादी तभी हो सकती है जब वो ग्रेजुएट है। आते ही ससुराल वाले पूछेंगे भाई कितना पढ़ी है लड़की, अगर बीए नहीं किया भाई हमें तो लड़की नहीं चाहिए, हमें तो एमए लड़की चाहिए। लेकिन उसके पास देखिए यहाँ पे लिखा शिक्षा का प्रयोजन क्या रह गया, या तो अफसर बनना या क्लर्क बनना। उससे जनजीवन और समाज व्यवस्था के व्यवहारिक पक्षों के समाधान में प्रयुक्त किया गया होता, कि वो जनजीवन कैसे उन्नत हो, समाज की व्यवस्था का व्यवहारिक पक्ष को यदि हम उठाते तो सभी शिक्षित होते, सभ्य होते और साथ में बताया सुसंस्कृत होते और अपनी समर्था का ऐसा उपयोग करते जिसमें सर्वत्र विलास और उल्लास बिखरा बिखरा फिरता। लेकिन हमने क्या किया कि हमने बच्चों को कैसे पढ़ाया कि आपको नौकरी करनी है,
कंपटीशन देना है, कंपटीशन 10वीं तक पढ़ लो, 12th पढ़ लो, नहीं तो कंपटीशन बहुत बड़ा है। और उस कंपटीशन के माध्यम से आप क्या बनोगे, एक क्लर्क बनोगे या ऑफिसर बनोगे। अपने घर के जो रोजगार थे, हमारे घर का जो भी था, हमारे पास अपना अनुभव है कि इतना बड़ा टेलर का कारोबार वो था हमारा, 5 भाई और एक पिताजी मिल जाते तो आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, उसमें से कुछ बच्चों को ऑफिसर बनना था। क्योंकि क्यों बनना था? क्योंकि हमने सत्ता के लोगों को, शासन के लोगों को, व्हाइट कॉलर जॉब्स को हमने प्राथमिकता दे दी। अरे देखो कितना सुंदर है, और गांव की खेती करता हुआ, मिट्टी में हाथ मारता हुआ, उससे श्रम करता हुआ, गाड़ियों के अंदर हाथ काले करता हुआ, उसको हमने अच्छा नहीं समझा कि नहीं नहीं ये तो गंदा काम है, हमें तो अफसर बनना है। तो ये आचार्य जी यहाँ पर उनको एक करुणा कि यदि हमने ये काम किया कि हमने क्या बनाए, एक नौकर पैदा किया, हमने मालिक पैदा नहीं किए। कहते हैं और भी, चलो मान लिया हमने इनको ऑफिसर बनाना है, क्लर्क बनाना है, तो कहते हैं हर शिक्षित को नौकरी तब मिलती जब वो 2 अशिक्षित को साक्षर बना लेता। एक कंडीशन अप्लाई कर दी जाती कि तुम जाओ 2 व्यक्तियों को 10वीं पास करा दो या 12th पास करा दो, तब तुम्हें आ जाना हमारे पास नौकरी करने। तो उससे क्या होता कि सभी लोग पहले से ही प्रयास में रहते कि हम इतने लोगों को पढ़ा दें। जब हमें अपना बायोडाटा जो है रखना पड़ेगा तो पूछा जाए कितने लोगों को आपने पढ़ाया, तो कम से कम 2 लोगों को तो पढ़ाया। तो यदि ऐसा किया जाता तो वो लिखते हैं, यदि किसी बड़ी नियुक्ति के योग्य होने का प्रमाण पत्र मिलता, यदि ऐसा होता, अब तक अशिक्षा की समस्या का समाधान कब का हो गया होता। कहते हैं उद्योगों का प्रशिक्षण भी विद्यालयों के साथ अनिवार्यतः जुड़ा होता तो बेकारी, गरीबी की कहीं किसी को शिकायत न रहती। अब देखिए, अब कॉलेज के अंदर बीए पास करके बच्चा जब बाहर निकलता है उसको कुछ भी नहीं आता। इवन बीटेक करने के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं आता। मेरा अपना बेटा, मैं उसको बोलती थी कि मेरी गली में वो सुनील नाम का लड़का है, वो जो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है, देख वो कितना कुछ जानता है, तू ऐसे कर, तू कॉलेज तो जाता है लेकिन साथ साथ में 2 घंटा उससे पढ़ लिया कर, उसको बोल मुझे भी इलेक्ट्रिशियन का काम सिखा दो। देखिए उस समय की बात है। लेकिन आज जब हम अमेरिका आए तो मैंने देखा एक व्यक्ति है यहाँ पर, उसका नाम है क्रिश्चियन। आप विश्वास करेंगे दीदी भैया, वो अकेले ने एक बाथरूम बनाया हमारे घर में, हम रेंट पे रहते थे। उसने दीवारें भी खुद खड़ी की, उसने लकड़ी का काम भी खुद किया, उसने प्लम्बिंग भी खुद किया, उसने इलेक्ट्रिक काम भी कुछ खुद किया, हर चीज उसने खुद किया। और वो इतनी सफाई से किया ना कि अगर दीवार में कील लगानी होती ना तो उसके नीचे वो पेपर लगा देता कि वो दीवार का जो डस्ट है वो उसके अंदर गिरेगी। इतनी सफाई से उसने काम किया अकेले ने, और पूरा बाथरूम जो है अकेले ने बनाया, और बहुत ही गजब का, टाइल लगानी सब कुछ खुद बनाया। तो ये जो है शिक्षा के अंदर जब यहाँ पे अंतर देखा, यहाँ पर स्कूल के अंदर ही कारपेंटरी का काम, ये प्लम्बिंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम स्कूल में ही सिखा दिया जाता है। लेकिन हमारे स्कूलों में जब हमें, एक और बात बताऊं कि 10वीं के बाद अगर किसी बच्चे को बोल दिया जाए कि तू ऐसे कर, कंपटीशन की तैयारी मत कर, आईएएस छोड़, तू पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ले, तो मालूम है पॉलिटेक्निक ज्वाइन कर ले तो लगता है जैसे कि कोई अपराध कर दिया बच्चों को ऐसा बोलकर। पॉलिटेक्निक में जाकर अपने पैरों पर खड़ा होता है, एसी रिपेयर का काम, कार रिपेयर का काम, ये जितने छोटे छोटे बैटरीज बनाने का काम, ये हमें अगर बचपन में ही सिखा दिया जाता तो बड़े होकर हमारे अज्ञान, अभाव, अनौचित्य, इन तीनों समस्याओं से हम लड़ चुके होते। ये जो है गुरुदेव जहाँ पे लिखते हैं, बेकारी, गरीबी की कहीं किसी को शिकायत ना पड़ती। और बताइए, और समस्या बताते हैं प्रेस की, ये जो आज मीडिया की और फिल्म मेकिंग, ये 2 उद्योग, इतना बड़ा मीडिया, इसने मानस को प्रभावित करने में असाधारण भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से एक अच्छी मूवी देख लिया जाए उसका प्रभाव कितना आता है, और एक बुरी देख लिया जाए उसका प्रभाव कितना आता है। और ये एकता कपूर के ये जो चैनल्स हैं, ये जो स्टोरीज आई, इन्होंने मेकअप की, और एक छोटे से एड का उदाहरण देती हूँ आपको। यहाँ एक 83 में टीवी जो है वो मैदान में आया था आपके सामने। 83 से पहले की महिलाओं को हम देख लें, मेरी माता को देख लें, मेरी पड़ोस की औरत को देख लें, मेरी ऊपर वाली आंटी को देख लें, कोई हेयर डाई नहीं किया करते थे। 83 के बाद टीवी आया और एक छोटा सा एडवर्टाइज आया, मुझे आंटी मत कहना।
अरे आंटी कहना अपराध हो गया क्या? आंटी मत कहना, अंकल जी मत कहना। आज बच्चों से बोलती हूँ कि अरे ये बालों को बंद करो रंगना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे नहीं है, करो मत करो। लेकिन आप अपनी स्किन के अंदर अंतर देखिए। मेरी खुद का अनुभव है, मैंने भी डाई करना शुरू किया, आंटी तो मुझे भी कहलाना अच्छा नहीं लगता था। सारा माथा जो था, वासमोल नाम का एक डाई आया था भैया, आपको याद हो, उसने बंदर जैसी शक्ल बना दी थी, सबका सब लाल हो गया था, सारा माथा, सारी स्किन को हमने डैमेज कर लिया, आईब्रोज तक हमारी वाइट हो चुकी हैं। क्यों हो चुकी हैं? आंटी मत कहना। ये मीडिया का प्रभाव, ये हमारे जनजीवन को, मेकअप, फैशन, ड्रेस डिजाइनिंग आज हम टीवी से सीखते हैं। अभी पता ही नहीं चलता, अभी तो छोटे मोजे की पैंट थी और बड़े की हो गई, वो पैंटें खराब हो गई और उसको लैंड फिलिंग में डाल दिया जाएगा। ये कहाँ की सभ्यता? ये करुणा को हमें दिखाते हैं। प्रेस और फिल्म, इन दोनों ने जनमानस को कितना प्रभावित किया। कहते हैं विज्ञान की इन दोनों उपलब्धियों के लिए ये अनुशासन रहा होता कि उनके द्वारा उपयोगी मान्यता प्राप्त विचारधारा वो ही छापा जाएगा। एक इनके ऊपर एक डिसिप्लिन होता, डिसिप्लिन ही नहीं रहा, इन पर कोई अनुशासन नहीं है, ये जो चाहे वो कर सकते हैं। अभी की न्यूज थी, कहते हैं बुर्ज खलीफा जो है उसको उड़ा दिया गया। अरे कहाँ उड़ाया? गलत बातों को क्यों छापा जाता है? क्यों जो है इसको बढ़ा चढ़ा के अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए तुम क्या कर रहे हो? इन पर कोई अनुशासन नहीं है, कोई दंडनीय अपराध की श्रेणी में नहीं है। जनता भी आराम से दिखती रहती है और शासन भी देख रहा है। और इनको जैसे बोले विचारों को, आचार्य जी लिखते हैं प्रज्ञा पुराण में, विचारों को आवारा कुत्तों की तरह ना भटकने दिया जाए। लेकिन आज हमने मीडिया को किस रूप में भटकने दिया है, हम सभी देख रहे हैं। अब देखिए, तो इससे मनुष्य की बहुमुखी शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति होती, निश्चित होती, और जनसाधारण को सुविज्ञ और सुसंस्कृत बनाने में सफलता मिल गई होती। अगर हमारी दंड व्यवस्था प्रॉपर होती तो आज हमारी समस्याएं जो थी वो कितनी बड़ी होती, कितनी होती। एक हम उसको अपराधी घोषित ही नहीं करते। जिसने युद्ध की पहल की वो अपराधी नहीं है, वो तो एक माननीय शासक है। आपस में लड़ना झगड़ने वाले लोगों को तो बड़ा माना जाता है, उनका तो मान सम्मान होता है, जबकि श्रमिक को हम देखते भी नहीं। चलिए आगे देखते हैं। समाधान इस प्रकार भी संभव था। अभी करुणा का पक्ष दिख रहा है, कैसे हमने दुरुपयोग किया। तो कहते हैं बुद्धि का जो धनी है वो भी एक प्रकार का वैज्ञानिक है, क्योंकि बुद्धि के धने को ऋषि भी बोलते हैं। ये ऋषि मुनि, बुद्धि के धने को क्या बोलते हैं? वो एक तरह का वैज्ञानिक ही है। कहते हैं शासन और समाज के विभिन्न तंत्र उन्हीं के संकेतों और दबाव से चलते हैं। कि ये जो वैज्ञानिक हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, जो बड़े शासक के, हमारे सत्ता के अधिकारी हैं, इन्हीं के संकेत से और दबाव से शासन और समाज का विभिन्न तंत्र चलते हैं। कहते हैं यदि सामाजिक कुरीतियों और व्यक्ति अनाचारों के विरुद्ध ऐसी बाढ़ बनाई गई होती कि जो समाज के अंदर फैली हुई मान्यताएं हैं, कुरीतियां हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का अपना विचार है, इन अनाचार के विरुद्ध कोई ऐसी बाढ़ बनाई गई होती। बाढ़ मतलब एक ऐसी, जैसे हम बोलते हैं हैज बना दी जाती कि वन्य पशु ना आ जाए, वैसी बाढ़। तो उनके लिए अवसर ही ना छोड़ती जो कि शक्ति बर्बादी में लगी हुई है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान रखना चाहिए था और उसे सत प्रयोजनों में नियोजित देखा जाता। अपराधों का, अनाचारों का कहीं दृश्य भी देखने को नहीं मिलता। सर्वसाधारण को यदि औसत नागरिक स्तर का जीवन यापन करने की ही छूट रही होती तो बढ़ी हुई गरीबी में एक भी दृष्टिगोचर ना रही होती। एक कानून, एक व्यवस्था कि इतने पैसे में ही आप गुजारा करोगे, चाहे तुम कितना भी कमा लो। एक सरकारों की एक अपना एक तो दूरदर्शी किसको बोलते हैं, जिसके अंदर विवेक है कि हाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह कि हम इतने पैसे में ही गुजारा करेंगे, बाकी हम जो है उसको संभाल के रखेंगे। उसको उद्योग आप लगाइए, बड़े बड़े उद्योग लगाइए। अब गुरुदेव ने कहीं नहीं बोला धन कमाने के लिए मना किया, कहीं नहीं। खूब बड़े बड़े उद्योग लगाइए, 5 लोगों को रोजगार क्या, 50 लोगों को रोजगार दीजिए।
चलिए देश के निर्माण में खड़े हो जाइए। हमारे एक सज्जन है फरीदाबाद में, एक दिन वो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान थे, बोले दीदी अब तो कुछ काम करने का मन ही नहीं करता, बच्चे बड़े हो गए, पत्नी रही नहीं, अब मैं क्या करूं। अपने लिए काम करना है क्या? चलिए समाज के लिए खड़े हो जाइए, गांव के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए, वो सारे बच्चे भी तो आपके है ना। तो एक दबाव होता, एक अनुशासन होता कि सभी को एक इतना ही पैसा जो है अपने जीवन में लगाना है, बाकी पैसे को हम समाज में लगाएं। ये स्वयं की बुद्धि होती, नहीं तो समाज की व्यवस्था होती। तो लेकिन अब देखिए सब कैसे होते, समानता और एकता का जीवन जी रहे होते, फिर ना खाइयां खुद ही दिखती और ना टीले उठे होते। इस बड़ी गहराई की बात है, खाइयां खुद ही होती, ना टीले उठे होते, मतलब ना तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें होती और ना ही एक तरफ इतना बड़ा स्लम होता। एक तरफ इतनी बड़ी बिल्डिंग और दूसरी तरफ स्लम का इतना वो कि लोगों के पास रहने की, पानी की, बिजली की कोई सुविधा नहीं है। गंदगी के ढेर में हम लोग पड़े हैं। आज मनुष्य, मानवता गंदगी की ओर चली गई। तो समतल भूमि में ही समुचित लाभ उठा सकने का अवसर जो है वो सबको मिलता है। एक मिनट के लिए हाथ से निकल गया। तब इन शताब्दियों में हुई बौद्धिक और वैज्ञानिक प्रगति को हर कोई सराहता और उसके सदुपयोग से धरती का कण कण धन्य हो गया होता। अगली समस्या को देखिए, युग ऋषि लिखते हैं, नशेबाजी दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। भाई अगर लिखकर लाइसेंस ही ना मिलता, अगर वहां ठेके खुलते ही ना गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, अगर सरकारों का योगदान नहीं होता तो ये नशे की दुकानें खुल सकती थी। आज ड्रग्स के अंदर अगर पंजाब जैसे देश, पूरी युवा पीढ़ी जो डूब गई, उसके अंदर क्या एक सामान्य व्यक्ति की भूमिका थी या राष्ट्र की, पूरे राष्ट्र की जिम्मेवारी थी? ये वस्तुएं वहां तक पहुंची कैसे, कैसे पहुंच गई, हर एक बच्चे के हाथ में कैसे पहुंची? कोई ना कोई तो यहाँ पे लूज पोल जिसको बोलते हैं, कोई ना कोई तो था ही। कहते हैं नशेबाजी दुर्व्यसनों के लिए छूट मिली होने के कारण ही लोग इन्हें अपनाते हैं। उनका प्रतिपादन ही निषिद्ध रहा होता, पीने वालों को प्रताड़ित किया जाता, तो आज धीमी आत्महत्या करने के लिए किसी को भी उत्साहित न देखा जाता। हमारा मीडिया, उसने ही हाथ में सिगरेट लेकर हीरो को खड़ा कर दिया, हम ही पान पराग के मसाले का एडवर्टाइज करने लगे। कितने लोगों को कैंसर जो आया, क्या हम में से आप सब बैठे हैं, एक व्यक्ति ने भी हाथ ऊपर खड़ा करके बोल दो दीदी हमने सड़क पे खड़े होकर विरोध किया था इसके? नहीं किया। मेरे पास कपूर साहब आए थे, बोले वो ठेका खुल रहा है, किरण बहन जी चलती हो? और मैंने कहा मैं खाली नहीं बैठी, ये ठेकों का जाके विरोध करूं मैं, मेरे पास खाली समय नहीं है। हम विरोध कर सकते हैं या एक व्यक्ति से, या हमने सबने मिलकर विरोध किया? नहीं, वो पान पराग से हमने स्वयं धरती को थूक से सना हुआ और मुंह को कैंसर से भरा हुआ, हम सबने इसका अनुभव किया है, देखा है। और देखिए इस लानत से बच जाने पर शारीरिक और मानसिक दृष्टि से संतुलित रहे होते, जो हर प्रकार की बदबादी बदनामी से बच जाते। अन्य अन्य दुर्व्यसनों से संबंधित इसी प्रकार के और भी अनेक ऐसे प्रचलन हैं जो सामान्य जीवन में घुल मिल गए हैं। कामुकता भड़काने वाली दुष्प्रवृत्तियां फैशन का अंग बन गई। बनाव, श्रृंगार, सज धज के अनेक स्वरूप शान बनाने जैसे लगते हैं। आभूषणों में ढेरों धन बर्बाद हो जाता है। बड़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, अब कौन, जिसकी बुद्धि बढ़ चुकी थी, जो मूर्धन्य व्यक्ति थे, यदि वो इस अपव्यय का विरोध करता। एक मूवी आई हम आपके हैं कौन, उसमें मूवी दिखाई गई, उसमें शादियों का प्रदर्शन दिखाया। आज किसी भी मूवी के अंदर देखिए शादियों का प्रदर्शन को, अब यहाँ पे डायरेक्टर का नाम लेना अच्छा नहीं लगेगा, कि उनकी मूवीज को देखो तो उन्होंने इतना मार्केट बना के रख दिया। हर लड़की अपने आप को एक हीरोइन की तरह समझने लगी कि विवाह होगा तो प्री शूट होगा, आफ्टर शूट होगा, इस तरह से एंट्री होगी, इस तरह का प्रदर्शन होगा। ये किसके माध्यम से हुआ और उसका विरोध किया किसने? युग ऋषि लिखते हैं, बड़ा हुआ बुद्धिवाद यदि इन अपव्ययों का विरोध करता, उसकी हानियों को गले उतारता, तो खर्चीली शादियां जो हमें दरिद्र
और बेईमान बनाने का प्रमुख कारण बनी हुई हैं, इस पर अड़ी और खड़ी ना रहती। ऊपर चढ़ना धीमी गति से ही संभव होता है, पर यदि पतन के गर्त में गिरना हो तो कुछ ही क्षणों में बहुत नीचे पहुंचा जा सकता है। पिछले दिनों हुआ भी यही। भैया फोन पे दिक्कत होती है, आगे चलिए। लिखते हैं, चतुरता के नाम पर मूर्खता अपनाई गई है, कि हम चतुर बनते लेकिन हम मूर्ख बने। इसका प्रमाण भी दिया कि ठाठ बाट की चकाचौंध सब और दिखते हुए भी मनुष्य बेतरह खोखला हो गया। चिंता, उद्विग्नता, आशंका आशंका अशांति का माहौल भीतर और बाहर सब और बना हुआ है। किसी को चैन नहीं, कोई संतुष्ट दिखाई नहीं देता। मानसिक रूप से हम दरिद्र हो गए। उस दरिद्रता के रहते विस्तृत वैभव बेचैनी बढ़ने का निमित्त कारण बना। जो हमारा वैभव बढ़ गया था, जो हमें उन्नत बनाता, उसने हमें क्या बना दिया? दरिद्र बना दिया। आगे देखते हैं। निराशा में आशा की झलक, इसको भी देखते हैं। सामयिक परिस्थितियों में से ये कुछ चर्चा भर है। ये जो इतनी सारी बातें की हैं, ये आज समय की परिस्थितियों को देखूं तो ऋषि लिखते हैं, मैंने तो थोड़ी सी ही बात की है। यहाँ ये समीक्षा की गई है, यदि भविष्य को सही बनाने की दिशा में प्रयास पुरुषार्थ संभव होता तो ही भला था। निराश मन स्थिति ऐसे में बनना स्वाभाविक है, किंतु निराशा की मानसिकता स्वयं में बड़ा संकट है। इससे मनोबल टूटता है, उत्साह में अवरोध आता है। कि निराश नहीं होना, निराशा जो है एक बहुत बड़ा संकट है, और इसमें जो है मनोबल भी जो है वो टूट जाता है, और जो उत्साह है उनमें अवरोध आ जाता है। सृजन प्रयास सर्वथा बंद हो गए हैं, ये बात भी नहीं है। वर्तमान सुधारने व भविष्य को उज्जवल संभावनाओं से भरा बनाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनमें शिथिलता भले ही हो, अभाव उनका भी नहीं है। यदि मनुष्य का हौसला बुलंद हो तो प्रतिकूलताएं होते हुए भी ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाएं। जैसे उदाहरण दिया, मिस्र के पिरामिड कोई एक व्यक्ति ने नहीं बनाया था। पनामा की नहर, स्वेज कैनाल, चीन की विशाल दीवार जैसे प्रबल प्रयास आशावादी साहस भरे वातावरण में ही संपन्न हुए हैं। जब कई व्यक्ति मिलकर एक साथ वजन को धकेलते हैं, बहुत बड़ा भारी वस्तु है उसको धकेलते हैं, तो उनकी संयुक्त शक्ति व मुंह से निकली हुई हईशा जैसे जादू भरी हुंकार ये उद्देश्य संपन्न कर दिखाती है। जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर इस समाज की व्यवस्था को पलटने के लिए निकलेंगे, और एक दम लगाते हुए जब हम एक आवाज करते हैं, दम लगा के हईशा, और हम कितनी बड़ी से बड़ी वस्तु को हम हिला के रख देते हैं। ऐसे ही जब दुर्गा का अवतरण होगा तो ये असुरता जो है वो हमें दिखाई ना देगी। अब इसके एक उदाहरण दिया, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री सर विंस्टन चर्चिल, उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में हारते हुए ब्रिटेन के वासियों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक नारा दिया था, वी फॉर विक्ट्री, अर्थात जीतना हमें ही है, चाहे शत्रु कितना भी प्रबल क्यों ना हो। ये संकेत सूत्र का इतना प्रचार हुआ कि ये सुनिश्चित विश्वास का विजय का प्रतीक बन गया। एक छोटी सी बात एक बड़े व्यक्ति ने बोल दिया, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, तो देखिए संसार के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। एक व्यक्ति वी फॉर विक्ट्री, तो इसने इतना परिवर्तन किया कि इससे जो है यूरोप जाकर उठ खड़ा हुआ। टूटा हुआ, एक दूसरा उदाहरण दिया, टूटा हुआ जापान हिरोशिमा की विभीषिका के बावजूद भी सृजन परियोजनाओं में लगा रहा, मनोबल नहीं टूटने दिया। और आज आर्थिक मंदी के दौरान में सारे विश्व जो है कि जो आर्थिक मंदी की मंडी की क्या लिखा है यहाँ पर, आर्थिक मंडी सारे विश्व की उसी के हाथ में है। हर व्यक्ति जो है स्वावलंबी बना, सभी लोग काम करते हैं। यहाँ पर जिस देश में भी, एक सिंगापुर का उदाहरण आता है, वहां पर किसी को ईबीटी या बीपीएल का कार्ड नहीं मिलता, कि बिलो पॉवर्टी लेवल का तुम्हें कार्ड मिल जाएगा, जहां वहां जाके राशन ले लेना या कपड़े ले लेना। जिन भी देशों ने
चाहे वो अमेरिका है चाहे वो भारत है, जिसने ईबीटी का कार्ड दिया या जिसने बीपीएल का कार्ड दिया, वहां पर गरीबी और बढ़ी, क्योंकि मालूम था अगर गरीब हो जाए तो कम से कम चावल तो घर में आएगा, अमीर हो तो मध्यम फैमिली में है तो वो भी नहीं आएगा। तो जिन भी देशों ने ऐसा काम किया वो गरीब हुए। सिंगापुर, चाइना वाले लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं किया, जापान के लोगों ने ये काम बिल्कुल नहीं किया। कमाओगे तभी खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं, जाओ भूखे मर जाओ। जिसने भी, जिसको आधी रोटी मिलती है ना, वो पूरी रोटी का प्रयास कभी करता ही नहीं है। आधी रोटी या तो छोड़ दो या उससे छीन ली जाए। देखिए वो कितना जबरदस्त प्रयास करता है। आधी रोटी, भैया फोन ही बंद हो गया बीच में, 1 मिनट, चलिए आगे। सुनिश्चित है लोगों की आस्थाओं को युग के अनुरूप विचारधारा को स्वीकार करने के लिए उचित मोड़ दिया जा सके, तो कोई कारण नहीं है कि सुखद भविष्य का, उज्जवल परिस्थितियों का प्रादुर्भाव संभव ना हो सके। ये प्रवाह बदलकर उल्टे को उलटकर सीधा बनाने की तरह भागीरथी कार्य है, जैसे भागीरथ ने कार्य किया। ये असंभव नहीं है, पूर्णतः संभव है। अगली लाइन है, क्रिया की प्रतिक्रिया होना सुनिश्चित है। घड़ी का पेंडुलम एक सिरे तक पहुंचने के बाद वापस दूसरे सिरे की ओर लौट आता है। अति बरतने वाले कुछ ही समय के बाद पछताते हैं और सही स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते देखे जाते हैं। विषैले पदार्थ खाकर उल्टी दस्त तो लगते ही हैं, जान जोखिम का खतरा भी सामने आ जाता है। क्रोधी व्यक्ति को बदले में प्रतिशोध सहन करना पड़ता है। दुर्व्यसनी अपनी सेहत, अपनी खुशहाली और अपनी इज्जत तीनों ही गवा बैठता है। अपव्ययी लोग जिन्होंने अपव्यय किया, शादियों के नाम पर, मकानों के नाम पर, एक उचित विवेक का धारण नहीं किया, एक प्रायोरिटी को तय नहीं किया। आज बच्चे पढ़ रहे हैं तो क्या मुझे मकान बनाना है, मुझे फैशन की ओर जाना है, या सिर्फ बच्चे पढ़ाने हैं? एक लक्ष्य जिसने निर्धारित नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन कुकर्मी लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ लिया। इसके विपरीत जो व्यक्ति परिश्रमी रहा, अनुशासित रहा, मनोयोग पूर्वक जिन्होंने काम किया, वो आगे सफल होते देखे गए हैं। जिन दिनों शक्तियों के सदुपयोग का प्रचलन था, उन दिनों साधारण साधनों के रहते हुए भी लोग प्रसन्न रहते थे, सुख शांति का वातावरण होता था। सतयुग वही था जिसकी सराहना करते करते इतिहासकार आज भी थकते नहीं हैं। इसके विपरीत यदि मर्यादाओं और वर्जनाओं का परित्याग कर अनाचारी उद्दंड उपक्रम अपनाया जाए तो ऐसी परिस्थितियां होना स्वाभाविक है, जिनकी कलयुग के नाम से भर्त्सना की जाती है, जिनमें प्रयुक्त साधन, बस यहीं तक है, यहीं तक है। तो ये जो अभी लास्ट में बात आई, इसमें दीदी यही तक था, ये वाला निराशा में आशा की झलक जी। तो निराशा में आशा की झलक को हम थोड़ा सा बस 5 मिनट और लूंगी भैया, क्योंकि समय मुझे मालूम है कि मुझे तो समय मिले तो मैं चुप नहीं होती। जी बिल्कुल। तो प्रज्ञा उपनिषद के अंदर गुरुदेव ने निराशा को आशा में बदलने का एक उपाय लिखा है भैया, उसको हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे। अब हम इतने घोर निराश हो चुके हैं। गुरुदेव ने पहले तो मना किया, 2 चीजें, अगर आप अध्यात्म की सीढ़ी पे चल रहे हैं, 2 चीजों को बिल्कुल छोड़ दें, एक निराश होना, एक नाराज होना। 2 चीज, मेरी पत्नी ने कुछ कह दिया और आज मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मेरी माँ ने कुछ कह दिया आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा, बिस्तर पे सोए पड़े। ये निराशा और नाराजगी, इसको हमने बड़े पास से अनुभव किया भैया, इतना पास से, ये पानी के गिलास तो मेरे से बहुत दूर पड़ा है। इससे भी ज्यादा मैंने जीवन में अनुभव किया कि ये निराश और निराज ये व्यक्ति को कितना नीचे गिरा देता है, ये अनुभव है, लेकिन बता नहीं सकती। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं इस दुर्गति का अंत कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। कहते हैं जब भी जीर्णता आती है तो वो स्थिर नहीं रहती, पतझड़ आता है तो वहां पे बसंत भी आता है। हमें निराश नहीं होना, नाराज नहीं होना, हमें कुछ स्वयं ही करना है। तो देव ऋषि नारद के साथ जब ऋषि जो हैं हिमालय की यात्रा पर थे तो बड़े दुखी हुए। आज के साधु संतों को, ऋषि मनीषियों को केवल आडंबर धारण किया हुआ है, अंदर खोखले हैं। तो बोले हम क्या करें? तो उन्होंने बोला ये जो आरंभ है वो हमें अपने आप से शुरू करना होगा, हमें ही बड़े संकल्प करने होंगे और बड़े पुरुषार्थ करने होंगे, और ये विश्व कल्याणकारी संकल्प आप लें। युग ऋषि ने हम सब के लिए बोला कि आप सब आज संकल्प लें, क्या करना चाहिए,
कैसे करना चाहिए और कहाँ से करना चाहिए। ये पेज नंबर जो है 6.37 में युग ऋषि ने लिखा। पहली बात तो हम अपने जीवन में 4 चीजों को धारण करें, समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी और बहादुरी। इन चारों को समझदारी से हर काम को करें, एक ईमानदारी से। काम की चोरी भी चोरी होती है। हम बोलते हैं हम तो किसी का पैसा नहीं लेते, अरे भाई तू काम तो नहीं करता ना, ये काम चोरी भी तो काम है ना, ये भी तो चोरी है ना। तो काम चोरी नहीं करनी, ईमानदारी से अपने काम को करना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को धारण करना। मेरी जिम्मेवारी आज क्या है, इसको महानता देना, भले ही उसका कितना भी विरोध हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले मम्मी तू मेरे पास नहीं आती या तुम ये काम नहीं करती, नो, मुझे मेरी ड्यूटी मालूम है और मैं उसको जब तक मैं जीवित हूँ जब तक मैं उसको निभाऊंगी। और बहादुरी, ये जो जिम्मेवारी है ना, ये बिना बहादुरी के पूरी हो भी नहीं सकती। तो उन्होंने बोला आज से ही हम कुछ संकल्प करें। तो उस संकल्प को यहाँ पर 7 लोगों ने वहां पर संकल्प किए थे। एक ने योग विज्ञान को ही समय अनुकूल बनाने का निश्चित किया कि जो है ये जो शरीर है जो मिट्टी से बना हुआ है उसको हम दोष रहित बना सकें, स्वस्थ बना सकें। एक ने यज्ञ विज्ञान को लिया, एक ने आरण्यक परंपरा में सबको पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू किया, एक ने प्रज्ञा संस्थानों के अंदर जो है जितने भी मंदिर, जितने भी गुरुद्वारे, जितने भी प्रज्ञापीठ, इनके अंदर एक क्रांति की लहर ले आए। यहाँ से ही बहुत कुछ निकलेगा। इतने सारे कम्युनिटी सेंटर खाली पड़े हैं, बैठ जाइए वहां पर, चलिए आओ मिलजुल कर काम करें। तो इस रूप में उन्होंने काम किया। ये आप सब देखें, मंत्र विज्ञान के माध्यम से, ज्योतिर्विज्ञान के माध्यम से और आस्था संकट के निवारण के लिए याज्ञवल्क्य की तरह, अनेक ऋषियों की तरह यहाँ पे ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का जो संकल्प किया, वही संकल्प आज हम सबको भी लेना है। ताकि जो हमने आज इतनी सारी समस्याएं देखी, मीडिया आजाद घूम रहा है, क्यों घूम रहा है भाई? अंकुश होना चाहिए, नहीं तो ये हाथी की तरह दूसरों को कुचलते हुए ही चले जाएंगे। आज वो अंकुश हम कहीं ना कहीं से तो प्रारंभ करना ही होगा। जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जो भी कुछ अनुचित हो ज्यादा हो उसके लिए क्षमा। जी भैया। जी दीदी, बहुत ही सुंदर दीदी। और आज जो फ्रीडम के नाम पे जो सब चीजें हो रही है ना, उसी का दुष्परिणाम है। आपने जो बताया, अंकुश बहुत जरूरी है और अंकुश धर्म का जरूरी है। और धर्म ही हमें जो है उस विचारणा को देता है कि हमारे विचार क्या होते हैं। तो बहुत ही अच्छा विषय, और गुरुजी ने कितनी बारीकी से, कितनी गहराई से चीजों को समझा। जो ग्राम की बात आई, शहरों की बात आई, शिक्षा की बात आई, हर विषय पे तो कहाँ गलती हुई और कहाँ तक, और आज हम कहाँ पहुंच गए। और आज भी हमारी सोच में, हम सबकी सोच में दीदी कहीं ना कहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं, जो बहुत अच्छा है वो तो ये हो जाए, जब नहीं कुछ कर पाया तो वो फिर आके जो है घर की खेती कर ले या ये कर ले वो कर ले। तो मतलब जो सबसे उत्तम कार्य था वो, उसके लिए सबसे निकृष्ट को हम उधर कर दिए। तो इसकी वजह से हमारी ग्राम की भी दुर्दशा हुई, हमारी कृषि की भी दुर्दशा हुई, और उससे फिर पूरा समाज जो इफेक्ट आज हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा दीदी आपने उसका विस्तार दिया, उसके बहुत बहुत आभार। तो अब हमारे पास समय है, तो हम लोग चर्चा पे या कुछ प्रश्न हो तो अपने लिख सकते हैं, या कुछ किसी का अपना अनुभव हो वो भी रखें तो अच्छा होगा। जी जी मनोज भैया। जी भैया प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया। दीदी ये प्रश्न था कि जैसे दीदी ने अभी शिक्षण प्रणाली के बारे में बताया कि जो अमेरिका में जो शिक्षण प्रणाली है, जो बच्चों को जो शिक्षण देते हैं, तो उसमें जो है इलेक्ट्रिशियन हो या प्लम्बर का, उसका भी हम शिक्षण मैंने उसके साथ हम देते हैं। तो कि हमारे जो स्कूल्स हैं मैंने जो इंडिया में, तो वो तो सरकार के अधीन है, तो उसको क्या किया जा सकता है? मैंने एक आम नागरिक का कर्तव्य, उसमें हम लोग का सहयोग कर सकते हैं, उसके बदलाव किया जी भैया, देखिए हम लोग ना सरकारों पर बहुत निर्भर हो चुके हैं। अगर हम ही स्कूल में, अगर अपने आप को मैं रखूं, अगर हम ही स्कूल गए होते, हमने बोला होता कि हम स्कूल में जो हम होम साइंस पढ़ाएंगे, चलिए हम घर का विज्ञान तो सिखा सकती हूँ ना, मैं गृहिणी हूँ, तो कि मैं अपना वॉलंटियर देती हूँ, मैं अपना 1 घंटे का समय देती हूँ, तो क्या हमें स्कूल आने से मना कर देता सरकारी स्कूल? कभी मना नहीं करता, हमारा स्वागत होता। हम लोग जाते थे भारतीय संस्कृति के माध्यम से, तो हमारा वेलकम होता था। दीदी आ जाइए, आप प्रार्थना में आ जाइए, हमारे बच्चों को, हमारे अध्यापक को आप आके 2 बात मीठे बोल जाइए, प्रेरणा दे जाइए।
तो आज वॉलंटियर के लेवल पर हम क्या नहीं कर सकते? कर सकते हैं भैया। आसपास के स्कूल जो हैं वो सरकार की जिम्मेवारी है कि सरकार ही स्कूल के टॉयलेट को साफ करेगी। बच्चों के माता पिता की या आसपास के लोगों की जिम्मेवारी तो है ही नहीं ना। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेवारी, बहादुरी के 4 सूत्रों को तो हमने भुलाया भैया, और कौन सी गलती है। बस एक बात और बोलूंगी कि गुरुदेव का एक क्रांति धर्मी साहित्य मैंने बहुत पहले पढ़ा था, लेकिन जब भी पढ़ा तो मालूम नहीं क्यों विचारों में एकदम क्रांति आ जाती है। बहुत जबरदस्त साहित्य है ये। जी भैया, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। हम कर सकते हैं भैया, क्या नहीं कर सकते, करना चाहें तो। जी, क्रांति धर्मी साहित्य भैया ऐसा है ना कि हमें अपने जीवन की दिशा दे सकता है। अगर हम उसको गहनता से पढ़े ना तो हमें कुछ ना कुछ दिशा मिल जाएगी, और बहुत ही उत्तम है। मैं तो बहुत प्रयास किया कि हम सब लोग इसको पढ़ें, लेकिन मन भैया का अनुराग इसको हम लोग शुरू कर पाए फिर से। तो बहुत ही बढ़िया साहित्य भैया। तो और रही शिक्षा की बात भैया ना, तो देखिए शिक्षा सरकार का विषय हो गया, और सरकार किस पे काम करती है भैया? वो काम करती है भीड़ तंत्र पे ना, उसको मतलब नहीं है, वो तो बस हर चीज। तो ये समाज का विषय है भैया, ये हमारा आपका विषय है। और हम अगर अपना एक समूह बना के क्या करना चाहिए वो तय करें तो हम कर सकते हैं। पहले भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन धीरे 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 सब चीजें जो गुरु जी के शब्दों में कहा तो जो अंधकाल चला हमारे भारतीय संस्कृति का, उसमें ये सब चीजें बहुत दूषित हो गई। और उन्हीं सब से सीख के आज ये लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं उनसे भी, लेकिन हम वो नहीं सीख पा रहे हैं। हम केवल उनकी एक पार्ट को देखते हैं, और सारे लोग जो है इंजीनियर तो डॉक्टर तो क्या क्या सारा कुछ यही हम करना चाहते हैं। तो ये भीड़ एक जो है दौड़ शुरू हो गई है। जी धन्यवाद भैया, धन्यवाद। हम अपने छोटे छोटे कामों पर ना उन पर डिपेंड करते हैं। भाई प्लम्बर को बुलाओ, हम खुद नहीं उठाते रेंच, उठा लीजिए ना, जाके चेक तो करिए। जी, और किसी कोई का हैंड रेज? अभी तो किसी का हैंड रेज भी नहीं, कोई प्रश्न भी नहीं है। कुंदन भैया है क्या? कुंदन भैया का प्रश्न बहुत अच्छे रहते हैं। जी हाँ, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया, प्रणाम। दीदी एक बात थी कि अभी जैसे मीडिया को लेकर के अंकुश या कंट्रोल की बात हो रही थी। जी अभी समयकालिक है कि इसको काफी क्रिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि वहाँ का मीडिया कंट्रोल्ड है, सेंसरशिप है मीडिया पे, फ्री मीडिया नहीं है। तो अभी जो हम वकालत करते हैं या एडवोकेसी जो है हमारे वर्ल्ड में, वो फ्री मीडिया को लेकर के है। फ्री मीडिया है, ट्रांसपेरेंसी कितना है, तो ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल, इसके ऊपर हम विरोध करते हैं भैया। आज हम लोग अगर हम ऐसे न्यूज चैनल को मैं खोलती ही नहीं, खोलना ही नहीं। मुझे मालूम है कि ये लोग सच नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सही बताएंगे, हम उन्हीं को ही देखें। अनावश्यक जो टीवी चल रहा है चलता जा रहा है, लेकिन कोई देख भी नहीं रहा, तो उनको तो मिल रहा है ना, टीआरपी मिल रहा है ना उनको। तो हमारे परिवार के बच्चों का खबर हम देख सकते हैं ना कि कौन सा चैनल देख रहा है बेटा तू, कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी है या फेसबुक की यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। बहुत लोग बोलते हैं कि आज ना फेसबुक पे ये आया, अरे फेसबुक पे आया तो उसको कोई, हम इस ग्रंथ में आया, प्रज्ञा उपनिषद में लिखा है या उपनिषद में लिखा है, वेद में लिखा है, रेफरेंस तो उसका देना था, हम व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी का रेफरेंस दे रहे हैं। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हम उनका विरोध करें एकदम से? जो बेटी है एकदम से कहाँ से पढ़ा, यहाँ से पढ़ा, इस बात को कभी नहीं बोलना, आगे से कभी भी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना। वहीं पे रोका जाए परिवार के लोगों को। देखिए, शुरुआत तो अपने से और परिवार से शुरू करना होगा। हम बाहर की बात तो बाद में करें, अपने ही परिवार में एक सभ्यता जो है। अमेरिका के अंदर भैया इतने सभ्यता दिखती है, आप मालूम, आपको बच्चे को सिखाया जाता है, लड़के को स्पेशली, बाथरूम में जाकर वो किस तरह से सुसु करेगा कि जरा बाहर नहीं फैलेगा। ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। सीट को उसने उठाया, आजकल तो कमोड सिस्टम सबके पास है, उठाया तो लड़कियों के लिए वो नीचे रखेगा ही, और जो नहीं रखेगा उसको असभ्य कहा जाता है। कौन गया था बाथरूम? वो बेटी एकदम बोलते, कौन गया था बाथरूम? सीट को नीचे वापस क्यों नहीं रखा? बहुत सभ्यता। दरवाजा खोला, किस तरीके से खोला,
बैठा कैसे, महिलाओं को प्रायोरिटी, हमारे पास एक लड़का काम करता था एडी नाम का, आपने उसको देखना था वो कैसे व्यवहार करता था। जब भी मैं गाड़ी में जाती, मैं कोई वीआईपी नहीं, वो शासक नहीं, अधिकारी नहीं, नहीं, गाड़ी का दरवाजा खोल के खड़ा होता, मम्मा बैठेगी, दरवाजा बंद करेगा, तो वो अपनी ड्राइवर की सीट पे जाके बैठेगा। महिलाओं को जो सम्मान देते हैं वही व्यक्ति जो है श्रेष्ठ माने जाते हैं। जो अपना बैठ जाएगी, उठा लेगी सामान, सिर पर ट्रंक लेके पीछे पीछे चल रही होगी, आदमी आगे आगे चल रहा होगा, वो देश सभ्यता की श्रेणी में नहीं आता। हमने गलती कहाँ की, अपने बेटे को तो राजा बेटा बना दिया। बेटी को पैदा होते ही बोला था कि तूने तो पराये घर जाना, रोटी बनानी सीख ले, नहीं तो सास मारेगी। और बेटा ने भी तो पराये घर जाना है, बेटा ना मेरे पास है ना बेटी मेरे पास है, दोनों ही बाहर आए। उसको भी तो जब वो जॉब पे जाएगा रोटी खुद बनाएगा ना भाई, नहीं तो वो बाजार की गंदगी खाएगा और जाके वो भी फिर बताइए मुंह से शब्द अच्छा निकलेगा क्या कि भैया तेरे जीवन के, तेरे स्वास्थ्य का मैं क्या करूंगी, तू तो बाहर का खाना खाएगा। बेटे को भी साथ में सिखाओ, बेटी सीखी है तो बेटा भी सीखेगा। सफाई रसोई के पोछा बर्तन उसको करने की जिम्मेवारी है, पुत्र तू भी आ जा बेटा। तो ये सब कुछ देखा जाए तब हम समझेंगे कि हमने कुछ किया है। हमने शुरुआत अपने से, अपने परिवार से करनी है, अपने बच्चों को। पॉलिटेक्निक में मुझे खुद भी शर्म आई थी, आप मानोगे आप, जब मेरी बेटी कर रही थी एनआईएफटी में सिलेक्शन हो जाए वो तो बड़ी बात है, पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन हो जाए ये तो शर्म की बात है। एनआईएफटी में सिलेक्शन हुआ नहीं, पॉलिटेक्निक में गई नहीं, आज कुछ आता ही नहीं। तो बताइए वो समस्या कहाँ आ गई, क्योंकि वो बड़े को देखा, छोटों को हमने नहीं देखा। पॉलिटेक्निक हमारे देश की इतनी बड़ी बात है ना कि 2 साल 3 साल, और इसका एक बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है। 2 साल 3 साल अगर पॉलिटेक्निक कर लिया, उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग की डिग्री में जाते हैं तो उसका लाभ भी मिलता है बच्चों को, लेकिन हमने उसको नहीं उठाया, जबकि इसको उठाना चाहिए था। निश्चित रूप से हम बहुत आगे होते हैं। और जो भाषाओं का सदुपयोग दुरुपयोग होता है, आज ना हम हिंदी क्लियर बोलते हैं, ना हमारी इंग्लिश शब्दों में हिंदी के साथ भी क्लियर बोला गया, स्पष्ट नहीं बोला गया, क्योंकि भाषा जो है हमने इसका दुरुपयोग कर दिया। शुद्धता रही नहीं, शुद्धता, शुद्ध भाषा। अमेरिका को देखो, अमेरिकन को इंग्लिश बोलेगा तो अमेरिका की उस भाषा के अंदर स्पेनिश नहीं मिक्स होगी, इंग्लिश इज इंग्लिश, उसमें कोई दूसरी भाषा उसमें इस्तेमाल नहीं होगी। तो इस तरीके से हम भाषा का स्पष्टीकरण हम अपने से ही हमें शुरू करना होगा, हम इसके अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। जी भैया, और आप लोग जो प्रश्न हो तो बात करिए। कुंदन भैया। जी जी दीदी, आपने स्पष्ट किया, और इसका कहीं ना कहीं गुरुदेव ने जो सूत्र दिया है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, और व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और वहीं दिखता है। अदरवाइज सेंसरशिप कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई गवर्नमेंट कोई वो लगाएगा तो नहीं चलेगा। वो जो उस फील्ड में है उनका सेल्फ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेल्फ का जो आप बता रही हैं कि वो जिस कल्चर से आगे निकल रहे हैं, जो वैल्यू उन्होंने मतलब सोसाइटी से लिया है, वही डिलीवर करेंगे आगे जा करके। तो कहीं ना कहीं वो बात वहीं जाकर फंसती है। दूसरी चीज़ की कहीं ना कहीं हम देर सवेर इसको एहसास किए हैं, जो हमने परिश्रम को नज़रअंदाज किया था, जो स्किल्स की जो अभी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं अभी जो न्यू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है इस पे उन्होंने काफ़ी फोकस किया है। और इवन 7-8 से उन्होंने एज ए वर्कशॉप और वो करके कुछ कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड की है। तो कहीं ना कहीं एक फीलिंग्स आया है कि हम हमारी जो परंपरागत जो चीज़ें थी उसको कहीं ना कहीं हमको जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें मतलब बिगड़ती जा रही है। धन्यवाद दीदी। जी, और भैया जो हम बोल रहे थे अपने स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, हम छोटे छोटे जैसे पोट्री फार्म, पोट्री की वो बनाते हैं बच्चे, पोट्री को पेंट करना रंग बिरंगा, अपने छोटे छोटे समर कैंप्स के माध्यम से हमारे पास जो प्रतिभा है कम से कम हम वो देकर जाएं। और बहुत सरल है भैया, एक अनुभव बताती हूँ। समर कैंप के माध्यम से हमने अपने पास के कम्युनिटी सेंटर में ही बच्चों को घरों से निकाला था, सब बच्चों को बुलाया, चलिए सब बच्चे आइए, जिसको जो आता है वही सिखाना शुरू कर दिया। जिसको डांस आता था डांस सिखाने लगा, जिसको कोई कला आती थी वो सिखाने लगा, संगीता ने सिखाने लगा। बच्चे आपस में ही सिखा देते हैं एक दूसरे को, लेकिन निकाल कर हमें सिर्फ बैठना है उनके ऊपर कि वो एक सामंजस्य बिठा के बना के बैठे, एक छोटा सा पुरुषार्थ। और बच्चे उसका लाभ मुझे सबसे अच्छा ये मिला, बच्चे आपस में मित्र बने। आज हम कहीं भी जाते हैं
घर के लोग भी अगर बैठे हैं तो एक तो पिताजी वहां फोन लेके बैठा है, माता जी वहां लेके बैठी है, बेटी आपस में विचारों का जो सबसे बड़ा गैप आया है आज के समय में, कम्युनिकेशन का गैप आया है, सबसे बड़ा गैप आ चुका है। रेस्टोरेंट में जाएं, खाने की टेबल पे बैठे हैं, पति के हाथ में फोन है, पत्नी बैठी है, क्या करें, वो भी फोन उठा लेती है। जी प्रेमलता दीदी, दीदी का हैंड रेज है। दीदी जय गुरुदेव, सभी भैया दीदी को सादर प्रणाम। आपको बहुत बहुत नमन दीदी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया और बिल्कुल सत्य के बोला आपने। और ये बच्चों वाली जो बात है ना, हम इंडिया में क्या करते हैं, आसपास में कोई गंदगी फैला रहा है तो सभी लोग उसका विरोध नहीं करते हैं। हमारे घर के ठीक सामने मुस्लिम है, क्या करता है, सारा नाली का पानी सब रोड पे गिरा देता है और वहीं सूखता है। लेकिन इधर हिंदू है तो कोई बोल नहीं सकते, कोई नहीं बोलते हैं, कोई आवाज उठाना नहीं चाहते हैं। हमको एक बार मेरे हस्बैंड बोले तुम बोलो ना जाके। एक बार हम रोड से चलते चलते बोलते गए वो लोग को सुना करके, लेकिन एक बार बोलने से क्या होगा, एक नारी बोले तो सभी लोग बोलना शुरू कर रहे तो जरूर वो रुक जाता। लेकिन कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, अपना गिरा रहा है तो गिरा रहा है, उसी पर पैर रख करके सभी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये सब बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर इंडिया में सब मनमाना करते हैं, जिसको जो है सब करेगा, कौन करेगी, सरकार करेगी। और एक आपने समर कैंप वाली बात बोली ना, तो बहुत ही अच्छा। और हमारे आलोक भैया 2 साल से हमारा चल रहा है ना हम लोग का समर कैंप में, बच्चे लोगों का ग्रुप बनता है और 1 महीने का प्रोग्राम रहता है, 1 महीना नहीं, हाँ 1 महीने का रहता है। उसमें सारे बच्चे लोग जुड़ते हैं, उसके माता पिता भी साथ साथ जुड़ते हैं। जिन बच्चों को जो कला है, कोई पेंटिंग सिखाता है, कोई संगीत गाता है, कोई योगा सिखाता है, और सभी बच्चे ही आपस में ज्वाइन करते हैं और आपस में बच्चे लोग ही करते हैं। तो बहुत लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, अपने बच्चों को उसमें शामिल कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और सभी बच्चे उसमें बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये चल जी रहा है हमारे यहाँ 2 साल से ऑनलाइन। तो इसमें बहुत लोग बच्चे लोग भागीदारी ले रहे हैं और लोग हर एक साल चल रहा है। उसमें जो चाहें तो जुड़ सकते हैं उसका लिंक पे। जी जी दीदी, दीदी, बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात बिल्कुल। दीदी। एक बात और बताऊंगी, यहाँ पर आपकी बात से मुझे एक प्रभाव आया। हम लोग क्या करते हैं कि ना, अभी एक मैसेज था किसी का अपने ही उसमें कि किसी मस्जिद में से गोला बारूद निकला और उनकी कम्युनिटी को हम बुरा बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी एक कट्टर मुस्लिम है जिसने नमाज पढ़ी, जिसने कुरान पढ़ा है, वो कभी अत्याचार नहीं करेगा। जिसने गीता पढ़ी है, वो जिसने समझी है, वो कभी अत्याचार नहीं करेगा। जो अधर्मी होते हैं ना, उनका कोई धर्म नहीं होता। वो कोई हिंदू भी हो सकता है, कोई मुस्लिम भी होता है। हम जाति पाति के रूप में जो व्यक्ति बुरा काम कर रहा है, वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, उसका तो कोई धर्म ही नहीं है। अगर धर्म होता तो सफाई से रहता। हम एक दूसरे के ऊपर जो ये प्रत्यारोपण कर रहे हैं ना कि अरे वो हिंदू या वो मुस्लिम, अरे वो देखो गुरुद्वारे में से हथियार निकल गए, देखो देखो मस्जिद में से निकले, उस व्यक्ति ने नहीं रखा जो कि धर्म को पालता है, वो अधर्मी है। इन लोगों का कोई धर्म होता ही नहीं है। जब वो बम का विस्फोट करते हैं, उसमें हिंदू भी मरता है तो मुस्लिम भी मरता है, सिख भी मरता है, ईसाई भी मरता है। इन लोगों का कोई धर्म नहीं है। हम जो आज जात पात के ऊपर, संप्रदायों के ऊपर लड़ रहे हैं ना, इसको पहला काम तो इसको लड़ना बंद करें, क्योंकि उसको भी बच्चे पालने हैं और हमको भी बच्चे पालने हैं। ठीक है। और एक दूसरे का, अगर अगर अब दीदी आपको ये समस्या आ रही है, लगे रहो मुन्ना भाई, नंबर 2 पिक्चर देख लेना, मेरा कहना मान के। बस चलिए भैया, इस बात को मैं ये रोकती हूँ, जरूर देख लेना। चलिए, कैसे कैसे हम करें, क्या करें। तो भैया समय हो चुका है, तो आप बताइए। मेरे हस्बैंड अभी आ गए, कहते किससे लड़ रही है किसी से नहीं लड़ रही तो मैं समय हो लड़ गया। नहीं रही, मेरी आवाज उठी होगी, क्षमा उसके लिए नहीं दीदी, तो ठीक है दीदी, समय भी हो गया है और अब ऐसी कोई चर्चा प्रश्न है नहीं, तो अब विराम लेते हैं। आज के स्वाध्याय के लिए, आज की प्रस्तुतिकरण के लिए आपको बहुत बहुत आभार। और जी भैया, सभी प्रश्नकर्ता कुंदन भैया और सभी को जो है बहुत बहुत आभार। ठीक है, इसी के साथ आज के जो शांति पाठ करते हैं और विराम देते हैं। जी ओम शांति शांति
शांति ही। प्रणाम प्रणाम सभी को। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम सभी भैया। प्रणाम। सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम दीदी को प्रणाम। धन्यवाद भैया। प्रणाम प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद सभी भैया।